हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है केदारनाथ की। अब देखते हैं सबसे पहले कौन घुटने टेकता है हमारे साथ। ये हैं हमारे एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वाले भाई जी। बहुत कठिन ट्रैक है लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपने एपिसोड 4 में देखा कि हम सोनप्रयाग से होते हुए गौरीकुंड पहुंच चुके थे। वहां हमने इन दोनों स्थानों के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात की थी। अब चूंकि केदारनाथ यात्रा लंबी है और हमें आपको पूरी जानकारी भी देनी है, तो आसानी से समझाने के लिए हमने इसके अगले जो आएंगे 3 एपिसोड बनाए हैं। इस एपिसोड 5 में हम गौरीकुंड से रामबाड़ा 7 किलोमीटर की ओर यात्रा करेंगे। अगले एपिसोड 6 में रामबाड़ा से केदारनाथ 9 किलोमीटर की यात्रा होगी। और लास्ट का जो एपिसोड है एपिसोड 7, उसमें हम केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। देखिए, कहने को तो गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा जो है वो 16 किलोमीटर की है, पर भाई साहब असल में ये 18 से 19 किलोमीटर से कम नहीं है। लेकिन जब रास्ते पर 16 किलोमीटर लिखा है तो हम भी इसी के हिसाब से बातचीत करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यात्रा कठिन है, पर इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौरीकुंड सी लेवल से 1982 मीटर की हाइट पर है और केदारनाथ मंदिर है 3553 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब आपको 1571 मीटर की ऊंचाई आपको चढ़नी होगी। खैर, यहाँ शायद आपको आंकड़े से पता ना चल पाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डिटेल मिलती जाएगी। लेकिन यार, कुछ भी कहो, केदारनाथ यात्रा का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप कितनी भी बार चले जाएं, हर बार कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको मिलकर रहेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते झरने, कल कल करती नदियां, बड़े ग्लेशियर, मतलब इतनी खूबसूरती, बस जिसके बारे में कहने को शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं होगी। सच में गजब का एहसास होता है, वो आपको आगे पता चली जाएगा। दोस्तों, अगर मैंने यहाँ सॉरी नहीं कहा तो आप मुझे आगे टोकेंगे, इसलिए मैं यहाँ 2 बातों के लिए सॉरी बोल देता हूँ पहले ही। पहली बात तो ये कि जब हमने ये यात्रा की थी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सस्ता मोबाइल और सस्ता एक्शन कैमरा था, जिस कारण वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाई और ना ही वीडियो स्टेबलाइज है, मतलब हिलता डुलता रहेगा कैमरा। इसके लिए सॉरी। और सॉरी इस बात के लिए भी क्योंकि भाई साहब मेरा हो रहा है फिलहाल गला ऐसा वैसा ही, पता नहीं गले में से आवाज़ नहीं निकल रही ठीक से, तो इसलिए अगर आवाज़ आपको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो तो कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे टेंशन ना लीजिए, वीडियो में केदारनाथ की जानकारी में कोई कमी नहीं आएगी, आपको भर भर कर जानकारी मिलेगी। इस समय हम गौरीकुंड में हैं, जहां से 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गौरीकुंड में आप कोई भी अपना निजी वाहन नहीं ला सकते। जो भी आपकी बाइक या गाड़ी होगी वो यहाँ से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में ही आपको खड़ी करनी होगी। उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ये शेयरिंग वाली टैक्सी चलती हैं या गाड़ियाँ चलती हैं। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो गौरीकुंड से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, कंडी आदि का सहारा भी ले सकते हैं। चार्ज ये ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक के कितने रुपए लगेंगे। वैसे ऑफिशियल देखें तो ये रेट बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से ये कम बढ़ती होते रहते हैं। अगर आप सौदेबाजी करोगे, मतलब कहोगे कि भाई साहब थोड़ा बहुत रेट ठीक लगा लो यार, तो ये कम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो रेट लिस्ट है ना, ये 2020 की है। अब चूंकि चाइनीज वायरस, मतलब वुहान वायरस, कोरोना वायरस वो चल रहा है, तो भैया उसके कारण यात्रा अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो फिलहाल आप 2020 के रेट से काम चला लीजिए। वैसे जब भी 2021 में यात्रा शुरू होगी तो रेट यही या इसके लगभग आसपास होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। घोड़ों, खच्चरों से भी आप यात्रा कर सकते हैं, इनका भी अपना एक तरह का एडवेंचर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो आपको शुरू शुरू में थोड़ा बहुत डर लग सकता है, क्योंकि एक तो रास्ते की चौड़ाई कम है और भैया साइड में जो गहरी खाई है ना, उसको भी देखकर डर लगता है। और घोड़े भी वैसे इतरा कर चलते हैं। इतरा कर क्या मतलब, घोड़े तो अपनी चाल से ही चलते हैं, पर जो पहली बार बैठता है उसको थोड़ा अजीब लगता है। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब घोड़े और इनको चलाने वाले जो होते हैं ना, वो अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं, जो वर्षों से इसी रास्ते पर लगातार चल रहे हैं, तो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिस कारण गलती होने की संभावना ना के बराबर है। शुरू शुरू में डर लग सकता है, लेकिन बाद में सब जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। अगर आप इन घोड़ों पर बैठकर ज़्यादा हुड़दंग नहीं काटोगे तो 99% जो है आप सेफ उतर जाएंगे केदारनाथ। अब भैया इन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, तो
अगर आप चलने में समर्थ नहीं हैं तो फिर आराम से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू या कंडी जो है उसमें बैठ जाइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इनके बाद जो है यात्रा का ऑप्शन क्या बचा? घोड़े, खच्चर, ये पालकी वगैरह हो गई, पैदल हो गई, अब बचा हेलीकॉप्टर। जी हाँ, अगर आपको हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल चाहिए केदारनाथ यात्रा के लिए तो आप हमारा एपिसोड 3 देख सकते हैं, वहाँ हमने बिल्कुल कंप्लीट डिटेल दी है, A to Z जानकारी के साथ। चलिए आगे बढ़ने से पहले गौरीकुंड से केदारनाथ तक रास्ते में जो आएंगे ना स्थान, उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा स्थान कितने किलोमीटर पर है। गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर पर आता है चिरवासा। फिर चिरवासा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर बाद भीमबली के दर्शन हो जाएंगे। भीमबली से 1 किलोमीटर पर प्रसिद्ध रामबाड़ा है। रामबाड़ा से 1.5 किलोमीटर आगे आता है छोटा लिंचोली, और फिर छोटे लिंचोली से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हमारा बड़ा लिंचोली, जिसको लिंचोली भी कहते हैं। अब लिंचोली से 1 किलोमीटर की दूरी के बाद छानी कैंप आता है। छानी कैंप से 2 किलोमीटर पर रुद्रा पॉइंट। रुद्रा पॉइंट से 500 मीटर आगे बढ़ने पर केदारनाथ बेस कैंप आता है, और लास्ट में 1.5 किलोमीटर बाद आ जाता है हमारा भोले शंकर जी का केदारनाथ मंदिर। ये सब स्थान जो है वो 16 किलोमीटर की यात्रा पर आते हैं। इनमें से ज़्यादातर जगहों पर रहने, खाने, पीने, घोड़े, मेडिकल वगैरह की सुविधा मिल जाती है। वैसे इस एपिसोड में तो हम गौरीकुंड से रामबाड़ा 7 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब वापस गौरीकुंड पर आते हैं। गौरीकुंड में रात को स्टे करने के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप चाहे तो यहाँ रात में ठहर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यात्री केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हुए तब तो कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद पास ही में एक मंदिर बना है गोरा माई का मंदिर, उसमें दर्शन करने के बाद यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड में खाने पीने और खरीदारी करने की काफ़ी दुकानें हैं। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा आप शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच गौरीकुंड से आप अपनी यात्रा के लिए निकल जाएं, क्योंकि इस यात्रा में एक तरफ से करीब 6 से 8 घंटे तक आपको लगने वाले हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो सोनप्रयाग में होता है, उसका प्रोसेस मैंने आपको इससे पिछले वाले एपिसोड 4 में बताई दिया। अब उन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को देख लेते हैं जो आपकी यात्रा आसान कर सकते हैं। देखिए, चूंकि ये यात्रा काफ़ी कठिन है, इसलिए कोशिश करें कि अपने पास कम से कम सामान रखें। मतलब आपका बैग हल्के से हल्का रहे, इस बात का ध्यान रखें। हल्के से हल्का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी सामान भी निकाल के फेंक दो, मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी सामान ही रखें। अगर ज़्यादा सामान होगा तो भैया उसे होटल में ही छोड़ दीजिए, या फिर अगर आपने होटल छोड़ दिया है वैसे भी तो गौरीकुंड के ही किसी क्लॉक रूम में अपने सामान को रख दीजिए। इसका चार्ज जो है गौरीकुंड में क्लॉक रूम का वो 50 रुपये के आसपास होगा। देखिए, पैदल चलने में आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, और वो है लकड़ी की छड़ी, जिसके नीचे जो है एक लोहे की एक नोक सी लगी रहती है। वो 20 से 30 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको सांस संबंधी कोई समस्या है तो गौरीकुंड से 250 से 500 रुपये में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन कम होगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वैसे हर किसी को ये दिक्कत नहीं होती, केवल कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन की समस्या हो सकती है, वरना 90% ऐसे ही चले जाते हैं मस्त कूद काद के। और अगर ज़्यादा ही आप रोगों से ग्रसित हैं तो भैया फिर सोनप्रयाग से चेक कराकर वहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर ही आप यात्रा करें। चूँकि केदारनाथ बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो आप किसी भी मौसम में जा रहे हो, गर्मी सर्दी, अपने पास गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि दिन में तो भले ही आपको थोड़ी बहुत गर्मी लग जाए, पर भैया रात में बड़ी ठंड होती है यहाँ पे। अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो उसको भी साथ में रख लें। इसके अलावा जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं ना, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह, उन जनरल समस्याओं की भी दवा आप अपने पास रख लें। हो सकता है कि आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े, पर भाई साहब अगर आसपास चलने वाले किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको दे दीजिए, क्या दिक्कत है, किसी की हेल्प हो जाएगी तो अच्छी बात है। ज़्यादा खाना पीना अगर आप लेकर चलोगे तो बैग भारी हो जाएगा, इसलिए हल्के आइटम जैसे ड्राई फ्रूट, चॉकलेट वगैरह आप अपने पास रख लें। वैसे तो ज़रूरी सामान थोड़ी बहुत दूरी पर मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर दूर दूर तक कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत खाने पीने का जो आप बैकअप बना कर चलें। देखिए, केदारनाथ यात्रा में एक अच्छी बात यह है कि आप कभी भी जा रहे हो, यहाँ पर आपको पीने का जो पानी है ना, उसकी कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब यात्रा के दौरान हर किलोमीटर पर लगभग वाटरफॉल आपको मिल ही जाएंगे।
यात्रा आराम से पूरी करने के लिए ना आप जूते पहन लीजिए, चप्पल नहीं। और भैया पहाड़ों का सफ़र है तो बिजली के भरोसे ना रहें। रास्ते में अंधेरे से बचने के लिए अपने पास जो है ना 2 टॉर्च ज़रूर रखें। अगर आप मोबाइल की फ्लैश लाइट के भरोसे रहेंगे ना तो वो ज़्यादा दूर तक जो है रोशनी नहीं फेंकती, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमें टॉर्च की कितनी ज़रूरत पड़ी थी। बारिश से बचने के लिए जो है ना आप अपने पास रेन कोट जरूर लाएं जहाँ से आप आ रहे हैं, क्योंकि मौसम पल पल बदलता रहता है। और अगर रेन कोट नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर गौरीकुंड से ही 40 से 50 रुपये में आपको हल्का सा एक बरसाती रेन कोट मिल जाएगा, उसको यहाँ पहन लीजिए। वैसे बारिश से वो क्या बचाएगा, थोड़ा बहुत ही आपको सेव रखेगा, लेकिन भैया कुछ ना से तो कुछ ही ठीक है ना। अगर आप अपनी यात्रा आनंद के साथ करना चाहते हैं, मतलब आनंद कोई लड़का नहीं, आनंद मतलब खुशी के साथ करना चाहते हैं। अब यार खुशी भी मतलब कोई लड़की नहीं, मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप मस्ती में यात्रा करना चाहते हैं तो भैया अच्छी तरह से, तो अपने पास एक स्पीकर रख लीजिए और उसमें भोले के भजन बजाते जाइए और यात्रा पर आगे बढ़ते जाइए। सच में इतना मज़ा आएगा कि आपका रास्ता कटने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें जो है ना ऐसी वैसी कोई गाने ना चलाएं जो अश्लील हो। भैया पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखे। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर जो है ना BSNL, जियो या एयरटेल का सिम आप ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर यात्रा के समय जो नेटवर्क गायब भी रहते हैं, और अगर कहीं नेटवर्क आ भी गए, आप नेट खोलना चाहें तो भैया ये उम्मीद ना करें कि यहाँ पर 5G की स्पीड आएगी। वैसे 5G तो अभी इंडिया में नहीं आया है, बस ये है कि जहाँ नेटवर्क है थोड़ा बहुत इंटरनेट चल जाता है। हाँ तो भोलो, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है केदारनाथ की, और रुझान अभी से आने लगे। रुझान इस वजह से क्योंकि भैया बहुत खड़ी चढ़ाई है। हालत इलेक्शन के रुझान आ, इलेक्शन के नहीं, हमारे रुझान आ गए कि आगे क्या होने वाला हमारा। देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हाउ इज द जोश? है सर, शुरू में ऐसा जोश है तुम्हारा? ओ चिंटू, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? सर, हाय सर। भैया देखो क्या होता है आगे। अब हम भोले शंकर के द्वार जा रहे हैं, तो भैया यात्रा तो करेंगे ही। केदारनाथ की यात्रा में रुझान आने लगे हैं कि किस तरह यात्रा हो पाएगी। अब देखते हैं किसमें सबसे पहले कौन घुटने टेकता है। हमारे साथ 4 साथी हमारे आगे चले गए, वो भी रुक जाएंगे थोड़ी देर बाद। हाउ इज द जोश? अबे शुरू में तो जोश आई होगा यार, पहुंचेंगे जरूर। हाँ चलिए मिलते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि यात्रा करने का सही समय क्या है। दोस्तों वैसे तो ये भगवान जी का द्वार है, तो आप कभी भी आ जाइए, लेकिन अगर फिर भी सही समय की बात करें तो मई से जून, इस दौरान यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिस कारण आपको यहाँ भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको इस समय छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कई घंटों का इंतज़ार करना पड़े। और मंदिर के दर्शन की ख्वाहिश तो आप इस टाइम छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर आपका नंबर आ भी गया तो फिर कुछ ही सेकंड मिलेंगे दर्शन करने के लिए। इसलिए अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो इस समय आने से बचें। अब आता है जुलाई से अगस्त, ये मानसून का समय है, तो देह बारिश होती है, जिस कारण लैंडस्लाइड और अन्य तरह के जो खतरे होते हैं ना प्राकृतिक, वो घटने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। इस दौरान जान और माल का भी नुकसान होता है। तो इसलिए मित्रों, इन 2 महीनों में भी जो अगर आप आ रहे हैं तो सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ आए। अब आप कहेंगे कि यार 4 महीने तो ऐसे निकाल दिए इसने, तो किस टाइम दर्शन करने आए हम? तो भाइयों मेरे हिसाब से केदारनाथ यात्रा के लिए जो सबसे अच्छा मौसम है ना दर्शन करने का, वो है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि इस दौरान ना तो ज़्यादा भीड़ मिलेगी और ना ही बारिश होगी इतनी ज़्यादा, ना ही गर्मी रहेगी ना ठंड। ये मौसम आपके यही दर्शन करने के लिए अच्छा है। आसानी से आपको मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और होटल भी आसानी से मिल जाएंगे। अब बचता है नवंबर के लास्ट से और मार्च तक यहाँ पड़ती है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी। अब इसलिए ये कपाट बंद करने पड़ते हैं। अब चूँकि नवंबर क्लोजिंग टाइम होता है, तो भैया इस समय श्रद्धालु भी कम आएंगे और आपको जो सुविधाएं मिलेंगी ना खाने पीने दुकानों वगैरह की, तो वो भी कम मिलेगी। इसलिए नवंबर में जो है ना बहुत कम भीड़ होती है। तो आप देख लीजिए कि आप किस मौसम में आना चाह रहे हैं।
अब हम जानते हैं अपने साथियों का एक्सपीरियंस। हाउ इज द जोश? काफी जोश है, ये किसान पुत्र हैं भाई। हाई क्या करें, हाई सर। लो तो लो क्या करें। हाउ इज द जोश? हाई सर। बैटरी चार्ज है। कैसा लग रहा है? हाउ इज द जोश? हाई सर। इसका तो मुझे पता है, इसको तो मैं नहीं पूछूंगा हाई है लो है, इसका तो भली बात ही क्या आता है। अपना बता दूं, हमारे भैया ठीक ठाक है अभी, क्योंकि हमने 4-5 यात्रा की हुई है। केदारनाथ की पहली बार है। तो अब देखिए, हम गए थे बद्रीनाथ, तो वहाँ तो भगवान विष्णु ने डायरेक्ट बुला लिया था कि आ जाओ, मतलब वहाँ तक हमारी बाइक चली गई थी। अब आपको पता है कि भोले शंकर मांगते हैं तपस्या, कर्म, तो भैया कह रहे हैं कि आ जाओ 18 किलोमीटर पैदल चल के आ जाओ, जब भी मिलेगा कोई आशीर्वाद। तो भैया शिव शंकर से आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई वाला रास्ता ही सही। बोल बोले बम जय। अब हमारे 2 साथी वो चल रहे हैं सामने, 2 हमें और 2 आ गए हैं। भैया हमें पता है कि यात्रा कैसी होती है, तो इसलिए हम अपनी स्पीड में चल रहे हैं। वो आगे वाले भी आगे बैठे मिलेंगे हमें। हाँ, मास्क लगा लेते हैं भाई। चलो। गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर बाद चिरवासा आता है, जहाँ पर भैरव मंदिर है। इमरजेंसी के लिए चिरवासा में एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। और चिरवासा से जैसे ही 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो ये जंगल चट्टी आ जाएगा। गौरीकुंड से यहाँ तक रास्ते में जो है ना, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, मतलब नॉर्मल चढ़ाई है। धीरे धीरे करके आप रास्ता चढ़ जाएंगे। जंगल चट्टी ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ 8 से 10 दुकानें हैं और रात में स्टे करने के लिए GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के कुछ कैंप लगे हैं। फ्रेश होने के लिए कुछ शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा के दौरान एक बात ध्यान रखिए कि शॉर्टकट आते रहते हैं और आप कोशिश करें कि इन्हें ना लें। अगर आपको शॉर्टकट रास्ता फिर भी लेना है तो भाई पहले अच्छी तरह से जांच परख लें कि शॉर्टकट कितना सुरक्षित है, इससे दूरी कम भी होगी या नहीं। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि रास्ता सेफ है और शॉर्टकट लेने से आपका टाइम भी बचेगा, तभी आप शॉर्टकट का यूज करें। और अगर केवल दूसरों को अपनी ताकत दिखाने के लिए या फिर कूल बनने के लिए आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो भैया खतरा हो सकता है, क्योंकि साइड में जो है ना खाई है। तो आप अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखें कि कहाँ शॉर्टकट लेना है और कहाँ नहीं। फिर जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर बाद आता है भीमबली। भीमबली सी लेवल से 2670 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर रात को रुकने, खाने पीने, मेडिकल फर्स्ट एड किट, घोड़े खच्चर बुक करने और फ्रेश होने संबंधी कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन, मतलब आने से पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से कॉटेज या कैंप बुक कर लीजिए यहाँ जो है भीमबली के लिए। लेकिन एक ध्यान रखिए कि आने से काफ़ी दिन पहले इनकी ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि भैया अगर आप यात्रा में हैं, यहाँ आकर ही कैंप या होटल लेंगे तो आपको मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मतलब ये फुल रहते हैं। भीमबली में महाभारत के पात्र महाबली भीम का एक मंदिर है और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। भीमबली में हो सकता है कि आपकी यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची चेक हो जाए, इससे इन्हें रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है कि कितने यात्री यहाँ से गुजर चुके हैं, ताकि वो आपकी किसी इमरजेंसी में मदद कर सके। वैसे दोस्तों हमारी तो कहीं यहाँ पर्ची चेक नहीं हुई थी। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है। 2013 की केदारनाथ बाढ़ में जो यात्री मारे गए थे ना, उनकी याद में भीमबली के पास एक स्मृति वन भी बनाए जाने की योजना चल रही है। इसी के साथ जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली और रुद्र पॉइंट जो आगे आएंगे ना, वहाँ यात्रियों की थकान दूर करने के लिए जो है 7 मसाज कुर्सी युक्त सेंटर बनाने की भी बातें चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों को मशीनों द्वारा पैरों की मसाज दी जा सके और चलने में उन्हें थोड़ी बहुत राहत महसूस हो। आवाज़ ना आ रही यार, आवाज़ क्या हो गया, गला। अब हम भीमबली से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर 1 किलोमीटर बाद रामबाड़ा आता है। दोस्तों यात्रा करने का जो असली मज़ा है ना, वो पैदल का ही है, क्योंकि जब आप पैदल चलोगे तो आपको थकान भी होगी, कष्ट होगा, आनंद, एडवेंचर, मतलब जो भी कैसा भी एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा।
कि यार जब हम केदारनाथ यात्रा गए थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ था। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको दूसरों को बता सकें। उसे याद करके हो सकता है कि आप अकेले में भी मुस्कुरा दें उन यादों को आप याद करते हुए। आप कहीं भी हों या कहीं भी जा रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा यादें इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। मैं भी ये जो चैनल है ना अपनी यादों को ज़िंदा रखने के लिए चलाता हूँ, ताकि बाद में इन्हें देखकर और याद करके खूबसूरत लम्हों को महसूस कर सकूँ और उन्हें फिर से जी सकूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वगैरह वगैरह। वो इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो जो है ना खुद की जानकारी बढ़ाने और पर्सनल यादों को इकट्ठा करने के लिए डालता हूँ, ताकि मुझको याद रहे कि मैं किस समय कैसा था और क्या हुआ था। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं डालता वीडियो, अपने खुद के लिए। दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। बाद में केवल ज़िंदगी ना जी पाने का पछतावा रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यादें बनाइए और बांटिए। वो जो गाना आपने सुना होगा ना, इसकी साफ कर दिया ना, तो बस पहुंच जा मेरे दरबार। याद आती देखिए मित्रों, बस यादें जल्दी को ना यादें रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। ये देखिए यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। एक है सीधा वाला जो रामबाड़ा की ओर है, और दूसरा है नीचे की तरफ जो 1.5 किलोमीटर का है। ये छोटा लिंचोली से होकर गुजरता है। ये रास्ता 2013 की बाढ़ के बाद बनाया गया है। दोनों रास्तों से ही अगर आप जाएंगे तो कुछ दूरी पर चलकर आपको पुल पार करना होगा, फिर आप पहाड़ के दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। आप कोई सा भी रास्ता ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, लेकिन ध्यान रखिए कि नीचे वाला जो वैकल्पिक मार्ग है ना, उसमें पैदल यात्रियों के साथ साथ घोड़े खच्चर भी चलते हैं। लेकिन जो सीधा वाला रास्ता निकल रहा है आगे, वो रामबाड़ा वाला, उस पर घोड़े खच्चर नहीं जाते, सिर्फ पैदल यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। और ये जो दोनों रास्ते हैं ना, ये आगे 1.5 किलोमीटर बाद आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद जो सीधा रास्ता जो जाता है ना, वो केदारनाथ के लिए एक ही रास्ता है। हमने तो भैया अपना सीधा रामबाड़ा वाला रास्ता चुन लिया। इसके मोटे मोटे 3 कारण थे। एक तो ये कि 2013 की बाढ़ से पहले रामबाड़ा का बहुत ज़्यादा नाम था। ये जो केदारनाथ यात्रा के समय ना सबसे महत्वपूर्ण स्थान पहले रामबाड़ा था। ये बिल्कुल सेंटर था केदारनाथ मंदिर के लिए। अब जब 2013 की बाढ़ आई तो भैया ये पूरा का पूरा रामबाड़ा जो है तबाह हो गया। तो हम देखना चाहते थे कि कुछ निशान रामबाड़ा के बचे हैं या नहीं। वैसे तो अब तो खैर निशान कुछ नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ से जो नीचे पुल तक है ना, वहाँ तक उतरा ही है, तो आपको चलने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तीसरा ये कि इस रास्ते पर ना सीधा रामबाड़ा वाले पर 2 वाटरफॉल पड़ते हैं, 2 या 3। और तीसरा ये कि जो साइड में ना गहरी खाई में मंदाकिनी नदी जोर शोर से बह रही है। इन सबको मैं देखना चाहता था, इसलिए ये वाला रास्ता हमने चुन लिया। हमारे साथ जो एक साथी था ना, उसने जब इतनी गहराई से गुजरती हुई नदी को देखा तो भैया एक बार तो वो डर गया कि यार ये क्या है। सच में आपको शायद वीडियो में देखकर ये अनुमान ना लग रहा हो, लेकिन भाई साहब इसे देखने भर से जो है ना वो एडवेंचर महसूस हो रहा है। इतने ज़ोर शोर से आवाज़ करती हुई मंदाकिनी नदी जब गहरी खाई मतलब गहरी घाटियों से होकर गुजर रही है, तो बस देखकर मज़ा आ रहा है। अब हम मंदाकिनी नदी के ऊपर बने हुए पुल की ओर बढ़ रहे हैं और साथ साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है। यहाँ आपका मन करेगा कि फ़ोटो खींचने, वीडियो बनाने और शांति से कुछ देर बैठने का। आप महसूस करोगे केदारनाथ की खूबसूरती, भक्ति और एडवेंचर को। लेकिन हाँ, यहाँ नदी किनारे सेल्फी लेते हुए आप ज़्यादा सेल्फिश ना हो जाइए। सेफ्टी को भी ध्यान में रखिए ना, कभी आप बिल्कुल नदी के जड़ में पहुँच जाएं और ऐसे सेल्फी लें या वीडियो कॉल करें तो भैया उसका भी ध्यान रखें, कहीं पैर और इंगे उंगे ना हो जाए। दोस्तों इसी पुल के पास ही पहले रामबाड़ा था, जो कि 2013 की केदारनाथ बाढ़ में पूरी तरह से बह गया। और ये जो आप देख रहे हैं टूटा फूटा पहाड़ों के साइड में, ये उसी बाढ़ के निशान हैं। यहाँ बाढ़ से पहले रामबाड़ा एक अच्छा खासा स्थान था, जहाँ पर सैकड़ों दुकानों और लगभग हर तरह की सुविधा थी। पहले नदी के इस ओर बने पहाड़ से ही सीधा रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता था, लेकिन बाढ़ से रास्ता तबाह हो गया। तो बाद में पुल पार करके पहाड़ के दूसरी साइड से केदारनाथ के लिए जो अब नया रास्ता निकाला गया है। अब इसी रास्ते से केदारनाथ की यात्रा होती है। जब यहाँ से रामबाड़ा की यात्रा होती थी तो ये करीब यहाँ से केदारनाथ मंदिर 8 किलोमीटर था, लेकिन जब से ये नया ट्रैक बनाया तो यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी और बढ़ गई।
दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि गौरीकुंड से रामबाड़ा की यात्रा करके या चढ़ाई करके आपने कोई बड़ा तीर मार लिया, तो बात ऐसी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, रास्ते की जो असली चढ़ाई है ना, वो यहीं रामबाड़ा से शुरू होती है, जो आपको सामने दिख भी रही होगी। अभी तक तो आप ठीक ठाक हंसते खेलते हुए आराम से आ गए, पर जो रामबाड़ा से आगे की ओर यात्रा होगी ना, उसमें पता चलेगा किसमें कितना दम है। देखते हैं इस खड़ी चढ़ाई में कौन पास हो पाएगा और कौन अपने घुटने टेक देगा। ये रामबाड़ा से केदारनाथ की यात्रा हम आपको अगले एपिसोड 6 में कराएंगे, और सच में वो वीडियो कमाल की होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में रामबाड़ा से केदारनाथ की ओर यात्रा करते हुए। तब तक के लिए जय केदार और जय हिंद।